नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अभय दुबे साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अ, घटनाक्रम तो बहुत तेजी से बदल रहे हैं, लेकिन मोर और लेस थीम या जो बातचीत है वो 2 ही 3 चीज़ें हैं, उसी के इर्द-गिर्द हो रही हैं। पिछले 2 हफ्ते से ये देखने वाली बात है कि नैरेटिव जो है वो भारत जोड़ो यात्रा के अगल-बगल घूम रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा वहाँ से क्यों शुरू की, यहाँ से शुरू करनी चाहिए थी, इससे कुछ नहीं होगा। कांग्रेस के और विपक्ष के कुछ लोगों का ये मानना है कि एक नए मापदंड स्थापित कर रहा है, लोगों से कनेक्ट हो रहा है। लेकिन इस बीच एक इस तरह का भी आ रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा तो कांग्रेस कर रही है, लेकिन कांग्रेस तोड़ो का भी एक प्रयास ठीक से चल रहा है। और उसकी हाल में परिणति हमने देखी गोवा में, जहाँ पे एक मेजॉरिटी की सरकार थी बीजेपी की, उनके पास पूरी संख्या था, बल था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने कांग्रेस को तोड़ के मतलब एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि हम इस तरह से तोड़-फोड़ करते रहेंगे। हालांकि ये दीगर बात है कि इस समय जो उनके 28 एमएलए हो गए हैं कांग्रेस के 8 एमएलए को लेके, उसमें से 20 पूर्व कांग्रेस में ही रहे हैं। तो वो भारतीय जनता पार्टी है या भारतीय कांग्रेस जनता पार्टी उसका नाम कर दिया जाए, ये देखने वाली बात होगी। प्रोफेसर अभय दुबे, ये जो आपसे पहली चीज यही कि ये भाजपा थोड़ा, हम लोग लास्ट टाइम एक टर्म यूज किए थे, ये बौखला रही है, लेकिन ये तो 5 महीने तक की बात कांग्रेस कर रही है, तो 5 महीने में तो मालूम नहीं क्या-क्या करने लगेगी भाजपा और उसके नेता। बंधुवर, मैं जरा इस पूरे घटनाक्रम को एक अलग परिप्रेक्ष्य में देखता हूं और मैं चाहूंगा कि मैं उस परिप्रेक्ष्य पे आप भी हमदर्दी से गौर करें और हमारे जो दर्शक हैं वो भी इस पर गंभीरता से गौर करें। आपको ध्यान होगा महाराष्ट्र के घटनाक्रम का। महाराष्ट्र में जब घटनाक्रम शुरू हुआ राजनीतिक और जो महाअघाड़ी की सरकार थी उसके पैरों से जमीन खिसकी, शिवसेना के भीतर ही शिंदे के नेतृत्व में विद्रोह हो गया और उसके बाद में फिर फडणवीस मुख्यमंत्री बनते बनते बचे, इस वक्त शिंदे मुख्यमंत्री हैं और शिवसेना विपक्ष में चली गई है और अमित शाह ने घोषित कर दिया है, जगत प्रकाश नड्डा ने घोषित कर दिया है कि असली शिवसेना शिंदे की शिवसेना ही है। तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत हासिल हुई थी। एक ऐसी रणनीतिक जीत हासिल हुई थी जिसका हम सब लोगों को कोई मोटे तौर पर अंदाजा नहीं था। तो उस रणनीतिक जीत हासिल करने से जो एक सुख का एहसास था वो बहुत दिन तक भाजपा का टिक नहीं पाया और फिर बिहार में उसके तुरंत बाद एक बहुत बड़ा झटका लगा भाजपा को। एक ऐसा झटका लगा जिसका फलितार्थ न केवल विधानसभा चुनावों में भाजपा को भुगतना पड़ेगा बल्कि लोकसभा चुनावों में भी भाजपा को उसका फलितार्थ भुगतना पड़ेगा। बिहार में बिल्कुल एक नई स्थिति का भाजपा को सामना करना पड़ेगा लोकसभा चुनावों में, अगर ये महागठबंधन वहां पर जारी रहता है तो। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं और आप भी इस बात को मानेंगे क्योंकि ये एक हकीकत है, तथ्य है कि न 2014 में और न 2019 में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव या लालू यादव के गठजोड़ का सामना नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनावों में कभी नहीं किया है। 2014 में वो दोनों अलग अलग थे और 2019 तक आते आते 2015 की एकता उनकी टूट चुकी थी और नीतीश भाजपा के साथ थे, दरअसल उल्टे। तो ये पहली बार होगा कि बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान इन लोगों को एक बहुत जबरदस्त शक्तिशाली सामाजिक गठजोड़ का सामना करना पड़ेगा, जो अपनी ये क्षमता दिखा चुका है कि वो विधानसभा चुनाव में किस तरीके से भाजपा को धूल चढ़ा सकता है। अब उसे ये दिखाना है कि लोकसभा चुनाव में भी क्या वो ऐसा कर सकता है। अच्छा, इस घटना का एक दूसरा फलितार्थ भी दिखाई पड़ रहा है संभावित। वो ये है कि नीतीश सारे देश में विपक्ष को एकजुट करने में भी लग गए हैं। उधर कांग्रेस भी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल चुकी है जिसमें वो लगातार कई महीने तक राहुल गांधी और कांग्रेस खबरों में रहेंगे। तो इन सब चीजों से भाजपा के अंदर बहुत बेचैनियां पैदा हुई हैं और भाजपा में ये प्रबल इच्छा पैदा हुई है कि उन्हें कुछ जबरदस्त करके दिखाना है। लोग महाराष्ट्र की घटना को भूल गए हैं सबके प्रभाव में। लोगों को ये लग रहा है कि भाजपा को रणनीतिक रूप से तिकड़म के मामले में और दूसरे तमाम मामलों में भाजपा को परास्त किया जा सकता है। बिहार की घटना ने इसको एक बार स्थापित कर दिया है
और वो भाजपा की पराजय कुछ इस तरह की भी हो सकती है कि वो उसके लोकसभा और विधानसभा चुनावों पर भी असर पड़े। तो वो उन्होंने कई मोर्चों पे हमला शुरू किया है। पहला तो हमला ये है कि वो कहीं ना कहीं कुछ करके दिखाना चाहते हैं, मसला या कोई ना कोई सरकार तोड़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। झारखंड की सरकार तोड़ने की कोशिश चल रही है। गोवा में जो कोशिश चली उसके परिणाम हम लोगों के सामने आ ही गए। आपने उनका जिक्र भी किया है। उसके बाद दिल्ली के अंदर उन्होंने एक अभियान चला रखा है अपना, जिसको अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने ऑपरेशन लोटस कहा गया। दिल्ली में ऑपरेशन लोटस जारी है। तो कई मोर्चों पे उन्होंने अभियान चलाया है और इसके साथ उन्होंने एक और अभियान चलाया है कि बहुत ही एक तरह की दीवानगी के साथ में प्रवर्तन निदेशालय, इनकम टैक्स और सीबीआई सारे देश में पिछले कम से कम 1.5 महीने से लगातार छापा मार रहे हैं। पिछले 1 महीने से लगातार छापेमारी चल रही है। पता नहीं किस किस मुद्दे पे किस किस के यहाँ छापा पड़ रहा है। अगर आप पिछले 1 महीने में जो छापे पड़े हैं, अगर आप केवल उनकी सूची बनाएं तो आप पाएंगे कि इतने कम समय में इतने ज्यादा छापे भारत के इतिहास में कभी भी नहीं पड़े। इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी दिखाना चाहती है कि वो बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम चला रही है और उस मुहिम के ज्यादातर निशाने पर विपक्षी पार्टियां, विपक्षी दल, ये सब हैं उसके अंदर। तो भाजपा की जो एक इसे कहते नहीं कि एक अति सक्रियता, बहुत बड़े पैमाने पर अति सक्रियता रणनीतिक मोर्चे पर, प्रशासनिक मोर्चे पर और सब जगह दिखाई पड़ रही है। दूसरी तरफ टीवी पर एक अनसीजिंग प्रोपेगेंडा चल रहा है। एक ऐसा प्रोपेगेंडा चल रहा है टीवी के ऊपर जिसकी कोई जो लगता है ऐसे अनंत काल से चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। हालत यह है कि अभी समरकंद गए नरेंद्र मोदी, उस पर क्या प्रोपेगेंडा हुआ है आप देखिए टीवी के ऊपर। इस प्रोपेगेंडे की कोई सीमा नहीं। बिल्कुल इस तरह दिखाया जा रहा है कि मोदी जी की कितनी इज्जत देखिए बढ़ गई और जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उनकी वहां पर कितनी बेइज्जती हुई। और ये सब ऐसे चैनल दिखा रहे हैं जिन चैनलों को आमतौर पर गोदी मीडिया की श्रेणी में अभी तक नहीं रखा जाता था। जी जी। तो ये जो कई मोर्चों के ऊपर भाजपा की जो अति सक्रियता दिखाई पड़ रही है, इसको एक समग्र परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को देखना चाहिए और समझने की कोशिश करना चाहिए कि दरअसल भाजपा, मोदी जी की सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूरा तंत्र इन सब चीजों से कुल मिलाकर हासिल क्या करना चाहता है, इसके ऊपर दिमाग खपाने की जरूरत है। जी। और थोड़ा जो मैं आपकी बात में थोड़ा और ऐड कर दूं, ये एससीओ बोला जा रहा है, उसको शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये भाई चीन ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें चीन ने आपके बहुत मिन्नत करने के बाद 2017 में पाकिस्तान के साथ आपको बाद में सदस्यता दी, आप ओरिजिनल सदस्य नहीं है, ये उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। और उसमें अगर आप देखिए तो बार बार आ रहा था कि जी जिनपिंग से मिलेंगे और उनको क्या क्या बताएंगे, वो मिला तक नहीं। वो वहां पे इनसे बायोलेटरल उसने बात भी नहीं की। खैर, मैं एक और चीज जो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जी। मैं कोर्ट से एक और चीज आई है और भाजपा को ये सब चीजें सूट करती हैं, क्योंकि भाजपा को ले दे के जो मुझे लग रहा है, फिर वो जो कहता है ना कि पुराने एजेंडा पे आना होगा, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, और वो जो अभी ज्ञानवापी केस का कहा गया कि वो मेंटेनेबल है और उसको मेंटेन किया जा सकता है, उसमें जरा आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि एक तरफ 1991 का एक वो है कि जिसमें है कि भाई रिलीजियस प्लेसेस पे आप जो स्टेटस क्यो है 47 का उसको चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अब इसको खुलने के बाद केशव प्रसाद मौर्य जी के बयान आ रहे हैं, पहले भी आ रहे थे, ज्ञानव्यापी, मथुरा, काशी, सबकी, तो अब ये तो और कस के फिर चलना शुरू होगा। आपको क्या लगता है? देखिए, जहां तक उस कानून का सवाल है जिसका भी आपने जिक्र किया, वो कानून तो अब व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो वो नाकारा हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उनके रणनीतिकारों ने ये तय कर लिया है कि उस कानून को किसी भी तरीके से प्रभावी नहीं होने देना है। और अब उस कानून को अब मोहन भागवत जी की जब कृपा होगी तब वो उस कानून को बचाएंगे कि मोहन भागवत जी कोई वक्तव्य देंगे, कोई ऐसा मत कीजिए, तब शायद हो सकता है कि ये धीमा हो। और देखिए, मैं ये मानता हूं कि जो ज्ञानव्यापी वाला मसला है, उस मसले के ऊपर मुस्लिम पक्ष के अंदर से भी कुछ अलग तरह की आवाजें काफी अरसे से आ रही हैं। जो फैजान मुस्तफा साहब हैं, जो कि बहुत बड़े संवैधानिक और कानूनी विद्वान हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले एक लेख लिखा था कि ज्ञानव्यापी वाले मसले पर मुसलमानों को दरियादरी दिखाते हुए उनको पूजा करने में विघ्न नहीं डालना चाहिए।
उसके बाद उन्होंने अभी एक लेख लिखा है कि ये जो समुदायों के बीच में, धार्मिक समुदायों के बीच में जो विवाद होते हैं, उन विवादों के निपटारे के लिए कानून के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कानून तो दरअसल बनता है और उसके बाद जज जिस तरीके से, न्यायाधीश लोग जिस तरह से उसकी व्याख्या करते हैं, वो दरअसल उसका उनका अर्थ निकलता है। और कानून रेगुलर नियमित रूप से बनते रहते हैं, खारिज किए जाते रहते हैं, प्रभावी बनते रहते हैं, निष्प्रभावी होते रहते हैं। ये दोनों सब समुदायों को आपस में बैठकर इन चीजों का फैसला करना चाहिए। अब उसमें और भी बहुत सारे ऐसे मसले हैं। अब फैजान मुस्तफा साहब का ये सुझाव तो अच्छा है, लेकिन जो ये मौजूदा निजाम जो है वो तो कहता है कि पहले जो हिंदू बोलबाला है उसको आप पहले इन टोटो में, यानी 100% उसको स्वीकार कर लीजिए। जब आप स्वीकार कर लेंगे उसके बाद आप समुदाय के स्तर पर, धार्मिक समुदाय के स्तर पर कोई एक समझौता वार्ता संभव है। अगर आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे, उसके ऊपर सवालिया निशान लगाते रहेंगे, तो आपके साथ कोई भी समझौता वार्ता नहीं हो पाएगी। तब फिर मुस्लिम पक्ष को कानून का सहारा लेना पड़ता है, जहां से उसे मोटे तौर पर राहत मिलनी या बंद हो गई है, और उसके जो कारण है वो हम लोगों को पता ही है। तो एक तरह से देखा जाए कि देश का जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, जिसको मौलाना आजाद दूसरी सबसे बड़ी मेजॉरिटी कहा करते थे, वो समुदाय एक ऐसी स्थिति में है जहां पर उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो हिंदू बहुसंख्यकवाद का जो ये विकराल होता हुआ रूप है, उसका मुकाबला किस तरीके से करे, उसके मुकाबले पेशबंदी कैसे करे, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यकवाद ने बहुत से मोर्चों पे एक साथ युद्ध चला रखा है। जी, उसने दिखाया है कि राजनीति, प्रोपेगेंडा, बहुत सारे मोर्चों को लगातार खोल देना, किसी मोर्चे पर बहुत उग्र युद्ध करना, किसी मोर्चे पे बहुत ही खामोश किस्म का एक शीत युद्ध किस्म की लड़ाई चलाना, इस काम में उसने एक खास तरह की महारत हासिल कर ली है, जो पहले किसी भी राजनीतिक शक्ति ने ये महारत नहीं कभी दिखाई है भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में। तो ये एक बिल्कुल नए किस्म की चीज है, ये एक बिल्कुल नए किस्म की परिस्थिति है। कोई भी राजनीतिक ताकत इससे निपटने के लिए ना उसके पास रणनीति है, ना उसने कभी सोचा था इस तरीके का कभी मीडिया सबको मिलाकर इस तरीके का हमला होगा। तो वो एक बिल्कुल नए, बहुत ही विकट किस्म की परिस्थिति है। मुसलमान भी हतप्रभ है, और जो लोग हिंदू बहुसंख्यकवाद का मुकाबला करने का दावा करते हैं, वो लोग भी इस सवाल को लेकर हतप्रभ हैं कि वो उसका मुकाबला कैसे करें, क्योंकि मोर्चे बहुत से हैं। एक बहुमुखी किस्म का युद्ध, जिसकी तीव्रताएं अलग अलग किस्म की हैं, हर मोर्चे में एक सी तीव्रता नहीं है, सब जगह हो रहा है। जंगल में भी युद्ध हो रहा है, पानी में भी युद्ध हो रहा है, पहाड़ पे भी युद्ध हो रहा है, खाई में भी युद्ध हो रहा है, आसमान में भी युद्ध हो रहा है, समुद्र में भी युद्ध हो रहा है, घर के भीतर भी युद्ध हो रहा है, घर के बाहर भी युद्ध हो रहा है। लगातार इस तरह का माहौल पूरे देश में बना हुआ है, और उसके पीछे मुझे तो ऐसा लगता है, अगर मुझसे कहा जाए आप साबित कीजिए, तो मैं साबित नहीं कर पाऊंगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक बाकायदा एक तरह का नियोजन है, बहुत ही जटिल किस्म का नियोजन है, जिसके बारे में हम सब लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जी, और मैं सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं भाई साहब, मुझे एक हरदम लगता है, ये देखिए, ये संघर्ष तो हरदम था, मजदूरों का हो किसी, लेकिन पहली बार ये नफरत की बिना पे है। मतलब पहले होता था कि भाई मेरा हक दे दो, आपको इस बार ये नहीं है मेरा हक दे दो, आपका हक नहीं मिलना चाहिए। कुछ एक नफरत वाला, जो असली उसका ईंधन का काम कर रहा है, वो नफरत कर रही। मैं एक चीज और जरा समझना चाहूँ बंधुवर, ये जो हिंदू बहुसंख्यकवाद की दावेदारियां हैं, उन दावेदारियों का ये एक अनिवार्य पक्ष है। उनका मानना यह है कि पहले आप पूरे तरह से हमारे सामने झुक जाइए, आप घुटने के बल बैठ जाइए, हमारी सत्ता को स्वीकार कीजिए, इसके बाद ये आप चर्चा कीजिए कि अब आपको क्या क्या चाहिए। एक बार हमारी सत्ता को पूरी तरह स्वीकार कर लेंगे, आपकी समझ में आ जाएगा कि आपको अपनी कोई राजनीतिक दावेदारी करने का हक नहीं है। उसके बाद में हम तय करेंगे कि आपको कौन कौन से काम करने दिए जाएं, आपको किन जगहों पर खड़ा होने दिया जाए, किन जगहों पर खड़े होने पर पाबंदी लगा दी जाए, कहां पर बैठने दिया जाए, आपकी पोशाक तय करेंगे हम ये सब हम तय करेंगे कि आप कहां पर पूजा कर सकते हैं, कहां पर अपनी इबादत कर सकते हैं, कहां नहीं कर सकते। ये सब चीजें हम तय करेंगे। आप रहेंगे इस देश में, आप अपनी इबादत वगैरह भी करेंगे, आपकी मस्जिदें भी बनी रहेंगी, आप अपना 12 वफात मनाइए, नाराए तकबीर लगाइए, आप ईद बकरीद मंगाइए, वो सब ठीक है। लेकिन इन सब चीजों के बारे में निर्णय करने का हक
विशुद्ध रूप से हमारा है, हम निर्णय करेंगे। ये है पूरी दावेदारी। जी, मैं एक और प्रश्न, क्योंकि अभी जयराम रमेश साहब ने 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसको लेके बहुत हल्ला है, उसको लेके बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो ठीक नहीं है, विपक्ष की एकता में वो बाधा कर रहे हैं। और कांग्रेस, मैं जिस ढंग से देख रहा हूं, विपक्ष के जो जयराम रमेश जी का स्टेटमेंट है वो स्पेशली ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल साहब और विजयन साहब को लेके के बारे में कुछ उनकी टिप्पणी के बारे में था। लेकिन मुझे जो क्लैरिटी दिखाई दे रही है कि भाई जब विपक्ष की एकता की बात कर रही है तो उसका एक बुनियादी बेसिक फैक्टर तो होना ही चाहिए ना कि हम बीजेपी के अगेंस्ट खड़े हुए दिखाई पड़ने चाहिए। लेकिन ये तीनों लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी, अरविंद केजरीवाल साहब का कहना ही क्या, वो तो उस कहने की जरूरत नहीं। ममता बनर्जी साहब अभी हाल के दिनों में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, और विजयन साहब अमित शाह साहब को अब चीफ गेस्ट के तौर पे बोट रेस के लिए, नेहरू बोट रेस जो उनका एनुअल है और ओनम फेस्टिवल के लिए लिखित रूप से उनसे कहते हैं कि आप आइए और यहाँ के चीफ गेस्ट बनिए। तो ये कहीं ना कहीं संशय करता है। तो क्या आप जयराम रमेश की टिप्पणी इस समय ठीक थी, नहीं थी, आपको क्या लगता है? कुछ लोग कह रहे हैं उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मुझे लगता है कि विपक्षी, पिछली बार भी आपसे बातचीत हुई थी, जो विपक्षी एकता का प्रश्न है वो उसे संसाधित करने का ये सही समय नहीं है। अगर आप आज की तारीख में विपक्षी एकता करना चाहेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। अभी तो देखिए हमारे सामने राज्यों के चुनाव हैं, और 1-2 नहीं बल्कि 11 राज्यों के हम लोगों के सामने चुनाव हैं, और 11 राज्यों के चुनावों में विपक्षी एकता कैसे होगी? पहले तो लोग राज्यों के चुनाव लड़ेंगे, उन राज्यों के चुनाव के जो परिणाम होंगे, उन परिणामों के राजनीतिक महत्व का आकलन करने के बाद में विपक्षी एकता की कोई पेशबंदी हो सकती है। अभी हमारे मित्र संजय कुमार ने भास्कर में एक बहुत अच्छा लेख लिखा है, आपकी निगाह पड़ी न पड़ी हो तो आप उसको जरूर देखिए। संजय कुमार जी ने कहा है कि अगर विपक्ष ने कुछ एकता किसी तरीके, हालांकि वो मानते नहीं है विपक्ष की एकता संभव है, लेकिन अगर वो कहते हैं कुछ विपक्ष ने अगर संयुक्त उम्मीदवार खड़े किए तो करीब 60 से 70 सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार सकती है। और उससे अगर इतनी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाएगी तो फिर 240 से नीचे उसकी संख्या चली जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। हालांकि वो ये मान रहे हैं, बहुत सारे इसमें किंतु परंतु हैं, लेकिन एक बार अगर मान लिया जाए कि विपक्षी एकता आखिरकार 2024 के चुनाव से पहले हो जाएगी और बहुत सारी सीटों के ऊपर विपक्ष अपना एक मिला जुला एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा कर पाएगा, तो फिर वहां का भाजपा को उन सीटों पर जीतने में दिक्कत होगी। जहां भाजपा का जो जीत का अंतर है वो 3 लाख से 5 लाख के बीच में रहा है, या 2.5 लाख से 4 या 4.5-5 लाख के बीच में रहा है, उन सीटों को अलग कर दिया जाए। उस पर संजय कुमार मानते हैं कि इन सीटों के ऊपर तो कोई जीतने की विपक्ष की गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस वहां दूसरे नंबर पे जरूर है, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है, इतना बड़ा अंतर है कि उसको पाटना नामुमकिन है। लेकिन जहां पर भाजपा का अंतराल कम है, उन जगहों पर जो संयुक्त उम्मीदवार है वो भाजपा को काफी परेशान कर सकता है, और भाजपा में भी इस बात का एहसास है। इसीलिए तो उन्होंने वो सब अपनी पेशबंदी शुरू कर दी है भाई। उन्होंने अपने इंचार्ज बदलने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने उन सीटों पे जहां पे भाजपा कमजोर है उन सीटों को कैसे जीता जाए उसकी योजना बन रही है, उसकी चर्चा हो रही है। तो भाजपा ने अभी से लगातार वो काम करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि भाजपा अकेली पार्टी, उसे किसी के साथ गठजोड़ नहीं करना है, कोई समझौता नहीं करना है, वो ये काम कर सकती है। लेकिन विपक्ष की जो एकता है, विपक्ष की एकता तो मुझे लगता है कि लोग विधानसभा के चुनाव जब पूरे हो जाएंगे उसी के बाद विपक्ष की एकता के लिए कोई गुंजाइश निकलेगी। जी, मैं एक चीज और जरा आपसे समझना चाहूंगा, वो इसलिए समझना चाह रहा हूं कि कल मैंने भी इस तरह का एक देखा, भाजपा को जहां जहां मैंडेट मिला है, जिन स्टेट में उसको मैंडेट मिला है कि उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, कोलिएशन की सरकार या डिफेक्शन, मतलब तोड़फोड़ करके जो बनाई। मैं कर्नाटक, मध्य प्रदेश की सरकारों को तोड़फोड़ वाली सरकार मानता हूं कि यहां तोड़फोड़ करके बनाया गया, लेकिन जो उनको क्लियर मैंडेट है वो इतना हाई पे, लेकिन वो केवल 8 राज्य हैं, और उन 8 राज्य में अगर उत्तर प्रदेश और गुजरात को निकाल लें जहां उनका क्लियर मैंडेट है, तो बाकी जो 6 राज्य बसते हैं उसमें मात्र 23 सीटें हैं एमपी की, मात्र 23 सीटें। तो अब ये एक आपसे भी मैं जरा समझना चाहूंगा कि जो बार बार बीजेपी का एक है कि हमारा सब जगह बहुत अच्छा है, सब जगह बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि विजयन साहब की ये टिप्पणी को केरल में क्यों 18 दिन राहुल गांधी हैं, यूपी में 4 दिन क्यों है या 3 दिन क्यों है, ये भाई हर एक आदमी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से चल रहा है।
देखिए, ये जो आंकड़ा आपने बताया, ये आंकड़ा बिल्कुल सही है। अगर हम इस आंकड़े पर बहुत ज्यादा जोर दें और इससे बहुत ज्यादा अपने आप को आश्वस्त कर लें, तो हम भाजपा को हराने का एक सुनहरा ख्वाब देख सकते हैं। लेकिन आप भाजपा के अंदर एक और खूबी है जिसे नजरअंदाज करना हम लोगों के बौद्धिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद नहीं होगा। वो खूबी ये है कि वो लगातार अपना विस्तार भी तो कर रही है। उसके पास युक्तियां हैं, रणनीतियां हैं, जिनके जरिए वो नए क्षेत्रों में लगातार प्रवेश करना चाहती है। और जो चीज हमें दिखाई पड़ती है वो है भाजपा की गतिविधियां। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियां तो हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमें ये तो पता है कि भाजपा ने अपने कौन से नेता को किस प्रदेश से उठाकर किस प्रदेश में बैठा दिया है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कौन सा प्रचारक किस प्रदेश में मकान किराए पे लेकर, मकान खरीद के उसको दे दिया गया है, वो स्थायी रूप से वहीं रह रहा है और उसने अपनी वेशभूषा भी बदल ली है, वो उस प्रदेश के लोगों की पोशाक पहनने लगा है और वैसा खाना भी खाने लगा है, और वहां पर उसने एक अलग तरीके का, एक खामोश तरीके से काम करना शुरू कर दिया है। तो भाजपा को जो फायदे होते हैं, वो जो बैकअप है, जो पीछे से काम हो रहा है, उसका एक जबरदस्त भाजपा को लाभ होता है। हम लोग केवल बीजेपी की गतिविधियां देख पाते हैं। अगर हम कोशिश करें तो हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक की गतिविधियां भी दिखाई पड़ सकती हैं, लेकिन हम लोगों को उसका अभ्यास नहीं है वहां तक पहुंचने का। तो ठीक है, भाजपा पूरे देश में उस तरीके से समान रूप से शक्तिशाली नहीं है जैसे आजादी के बाद और लंबे अरसे तक 70 के दशक तक कांग्रेस शक्तिशाली थी। राज्यों की राजनीति में भाजपा की हालत खस्ता भी है कई जगह पर, और उसको हमेशा डर सताता रहता है कि हम यहाँ पे हार जाएंगे। बिहार की घटना से उसको लगने लगा है कि हम यहाँ हार भी सकते हैं। तो लेकिन मैं ये कहूंगा कि लोकसभा में भाजपा की दावेदारी राज्यों की दावेदारी के मुकाबले बहुत मजबूत है। जी, मैं एक चलते चलते एक प्रश्न, हाँ, इससे एक अलग हट के एक प्रश्न आपसे कर ले रहा हूं, क्योंकि उसका कहीं भी मीडिया ने उस पर बहुत बात नहीं की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो करेगा ही नहीं। एक सुप्रीम कोर्ट ने अभी 4 दिन पहले एक फैसला दिया, और वो फैसला इसलिए इंपॉर्टेंट था कि हिंदुस्तान में ये जो क्रिकेट में कितनी बेईमानी होती है, कितनी स्पॉट फिक्सिंग और क्या क्या होता है, उसके लिए हंसी खिलौनिया हिंदुस्तान के अजहरुद्दीन, मनोज प्रभाकर, किसका नाम आया था, लोग बैन हो गए थे। उसके बाद 2013 में ये आईपीएल की स्पॉट फिक्सिंग को लेके फिर एक जस्टिस मुदगल की कुछ रिपोर्ट आई, फिर उस रिपोर्ट के आधार पे एक लोढ़ा कमेटी बनी, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, और उसकी सिफारिशों को 2016 में लागू किया गया। उसके अनुसार एक व्यक्ति एक टर्म ही रह पाएगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि मोनोपोली ऑफ इंटरेस्ट और क्या क्या उन्होंने कहा कि मोनोपोली हो जाएगी, इंटरेस्ट क्लैश करेंगे। अब केवल जय शाह साहब के रास्ते को साफ करने के लिए एक बार 2018 में उन्होंने चेंज किया उस रूल को, अब फिर से 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने चेंज किया, और लोग ये कह रहे हैं वो प्राइवेट संस्था है, उसके लिए क्या किया जाए, लेकिन उस प्राइवेट संस्था के लिए हिंदुस्तान का सॉलिसिटर जनरल वहां अपीयर होता है, ये भी याद रखें। तो आपको नहीं लगता है कि ये अब वो 12 साल तक के लिए वो निर्द्वंद होकर रह सकते हैं? आपको नहीं लगता है कि जिस तरह के खेल हो रहे हैं इस पे विमर्श ही नहीं हो रहा? नहीं, इस पर कोई विमर्श होगा भी नहीं। उसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सत्ता जब तक इतना मजबूत बनी रहेगी जितनी मजबूत अभी है, और इस बात का कोई संभावना भी नहीं दिखाई पड़ेगी कि ये इसको यहां से हटाया जा सकता है, तो फिर ये इस तरह की बातें गौड़ मानी जाएंगी। इस तरह की बातें माना जाएगी जिसके पास केंद्र में सत्ता है उसको अधिकार है ये सब बातों को वो तिकड़म करके ये दूसरे तरीके से मैनिपुलेशन के जरिए अपने पक्ष में कर लेने का। तो ये सत्ताधारियों के खेल हैं। जब दूसरी सत्ता बदलेगी तो वो अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट करके अपने पक्ष में करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई बहुत गंभीर विचार विमर्श किया जाएगा, या अखबारों को फुर्सत है। कहीं छोटी मोटी टिप्पणी प्रिंट मीडिया में आपको इसके ऊपर मिल सकती है देखने के लिए कि ये ऐसा ऐसा हो गया है, और उसी में कुछ लाइनें होंगी नीचे जहां पे एक टिप्पणी होगी। लेकिन जिस तरीके से आप चाहते हैं कि इसके ऊपर एक बहस हो, उस तरह की बहस होने की कोई अभी आप देखिए कैसे कैसे स्पोर्ट्स में खेल होते हैं। हॉकी के जो विदेशी कोच थे उन्होंने अपनी 200 पेज की ये किताब लिखी है, जिस किताब में उन्होंने ये लिखा है कि जिस व्यक्ति को, हरमनप्रीत सिंह को जिन्होंने हॉकी का कप्तान बनाया था, फिर उन्होंने एक और लड़के को रखा जो बहुत अद्भुत खेलता था, उसने कहा ये नया स्टार पैदा होगा, लेकिन अचानक वो बहुत खराब खेलने लगा। बाद में पता चला कि कप्तान ने उससे कहा था कि इतना अच्छा मत खेलो, अगर तुम इतना अच्छा खेलोगे तो मैं अपने दोस्तों को टीम में नहीं ला पाऊंगा। तो वो कह रहे थे मुझे ताज्जुब हुआ, इस व्यक्ति को मैंने कप्तान बनाया, मुझे उसके ऊपर बहुत भरोसा था,
और ये एक इतने नए खिलाड़ी को, जो कि बहुत शानदार खेल खेल रहा था, जिसके खेल से प्रभावित होकर मैंने उसे टीम में रखा था, उसको उसने अच्छा खेल खेलने से रोक दिया। तो स्पोर्ट्स की दुनिया में जो बातें चलती, जो होता रहता है, वो बड़ा ही रहस्यमय है। ये जो अंडर 19 होता है, हम और आप जानते हैं अंडर 19 का क्या मतलब होता है। सब लोग 19 साल से बड़े होते हैं इसमें। जी जी जी। कोई उसमें वास्तव में अंडर 19 नहीं होता है। कपिल देव को जब बताया जाता था कि 19 साल के हैं, तो वो देखने में 26 साल के लगते थे। मैं तो उस वक्त से कह रहा हूं, सब लोग कहते थे कि भाई ये बंदा 19 साल का है ही नहीं किसी भी कीमत पे। हाँ। ये 17 साल का, जिन खिलाड़ियों को 17 साल का बताया जाता है, वो देखने में 25 साल के लगते हैं। तो ये सारा का सारा स्पोर्ट्स में ये उम्र को लेके और संगठनों को लेके ये पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा चल जा रहा है। एक कोच ने ये भी लिखा है कि जो हॉकी की महिलाओं की टीम थी, जिसने अच्छा प्रदर्शन भी किया था, उस टीम के जो फेडरेशन के थे, वो उसमें कप्तान को छोड़ के और किसी को पहचानते ही नहीं थे पूरी टीम में। तो इस तरीके से पूरा मामला है। इस बात पे भी एक बहुत बड़ी बहस है कि क्या कोई खिलाड़ी ही स्पोर्ट्स फेडरेशन का मुखिया होना चाहिए, या खिलाड़ी के अंदर ये क्षमता नहीं होती है उसको स्पोर्ट्स फेडरेशन चलाने की। उसके लिए आपको कोई रिटायर्ड मिलिट्री का आदमी चाहिए, उसके लिए कोई आपको ब्यूरोक्रेट चाहिए, उसके लिए कोई आपको नेता चाहिए, वही लोग चला सकते हैं, या खिलाड़ी का काम है ही नहीं ऐसा। तो स्पोर्ट्स नेता के बारे में कभी आप अलग से कार्यक्रम करें तो मैं बड़ी दिलचस्पी से उसमें भाग लूंगा। या नेता पुत्र चाहिए, क्योंकि कई बार ये भी है कि नेता पुत्र चाहिए, वो भी एक क्वालिफिकेशन है आजकल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अभय ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते फिर नए विषय के साथ बातचीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।